हेलो बच्चों, चलिए मैं लेकर आई हूँ ज्योग्राफी फिर से। और चैप्टर 2 का जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के थे वो तो पिछले वीडियो में दे दिए हैं मैंने। उस दूसरा था संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न जो 3 मार्क्स के थे, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी बचा है 3 नंबर में विवरणात्मक प्रश्न जो कि 5 मार्क्स के हैं। उसमें 9 क्वेश्चन हैं, तो उसे मैं रेडी करके लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पटल विरूपणी संचलन क्या है? विभिन्न प्रकार के पटल विरूपणी संचलनों का वर्णन कीजिए। आंसर है, पटल विरूपणी संचलन पृथ्वी की पपड़ी में होने वाले विरूपण की प्रक्रिया है जिससे पहाड़, घाटियों और अन्य भू आकृतियां बनती हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा के कारण होती है जो पृथ्वी की पपड़ी को विभिन्न तरीकों से विरूपित करती है। पटल विरूपणी संचलन के 2 मुख्य वर्ग हैं। पहला है महादेशीय संचलन। महादेशीय संचलन पृथ्वी के महाद्वीपों के निर्माण और परिवर्तन से संबंधित है। इसके 2 प्रकार है। ऊपरी मुखी संचलन, इसमें पृथ्वी की पपड़ी के 2 टुकड़े एक दूसरे से दूर हटते हैं जिससे नए महासागरों का निर्माण होता है। अधोमुखी संचलन, इसमें पृथ्वी की पपड़ी के 2 टुकड़े एक दूसरे से टकराते हैं जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा है पर्वतीय संचलन। पर्वतीय संचलन पृथ्वी के पर्वतों के निर्माण और परिवर्तन से संबंधित है और इसके 2 प्रकार है। संपीड़न, इसमें पृथ्वी की पपड़ी संकुचित होती है जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा है तनाव, इसमें पृथ्वी की पपड़ी खींचती है जिससे घाटियों का निर्माण होता है। इन प्रकारों के अलावा पटल विरूपणी संचलन के अन्य प्रकार भी हैं जैसे कि फोल्डिंग, इसमें पृथ्वी की पपड़ी में मोड़ आते हैं। फोल्डिंग, इसमें पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ती है। वलन, इसमें पृथ्वी की पपड़ी में उभार आते हैं। अपक्षय, इसमें पृथ्वी की पपड़ी का क्षरण होता है। अवनमन, इसमें पृथ्वी की पपड़ी नीचे धंस जाती है। इन प्रकारों के आधार पर पटल विरूपणी संचलन का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी के निर्माण और परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। यह जानकारी भूविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बी नंबर है, वलन के संरचनात्मक तत्वों का वर्णन कीजिए। हमारा आंसर है, वलन एक प्रकार का पटल विरूपणी संचलन है जिसमें पृथ्वी की पपड़ी में उभार आते हैं और पर्वतों का निर्माण होता है। वलन के संरचनात्मक तत्व निम्नलिखित है। पहला है वलन भुजा। वलन भुजा वलन के दोनों ओर की ढलान वाली भूमि होती है जो वलन के केंद्र से दूर हटती हुई होती है। यह भुजाएं वलन की दिशा को दर्शाती है। दूसरा है वलन अक्ष। वलन अक्ष वलन के मध्य भाग में स्थित एक रेखा होती है जो वलन की दिशा को दर्शाती है। यह अक्ष वलन के केंद्र में स्थित होता है। तीसरा है अक्षीय तल। अक्षीय तल वलन अक्ष के दोनों ओर का क्षेत्र होता है जो वलन के मध्य भाग में स्थित होता है। यह तल वलन की दिशा को निर्धारित करता है। चौथा है अपनति। अपनति वलन भुजा की ढलान को दर्शाती है जो वलन के केंद्र से दूर हटती हुई होती है। अपनति का माप करने से वलन की ढलान की जानकारी मिलती है। पांचवा है अभिनति। अभिनति वलन अक्ष के दोनों ओर की ढलान को दर्शाती है जो वलन के मध्य भाग में स्थित होती है। अभिनति का माप करने से वलन की दिशा की जानकारी मिलती है। छठवा है नति। नति वलन भुजा की झुकाव को दर्शाती है जो वलन के केंद्र से दूर हटती हुई होती है। नति का माप करने से वलन की झुकाव की जानकारी मिलती है। सातवां है नतिलंब। नतिलंब वलन भुजा की लंबाई को दर्शाती है जो वलन के केंद्र से दूर हटती हुई होती है। नतिलंब का माप करने से वलन की लंबाई की जानकारी मिलती है। इन संरचनात्मक तत्वों के आधार पर वलन का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी के निर्माण और परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है।
यह जानकारी भूविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सी नंबर है, किन्हीं दो प्रकार के वलन का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। आंसर है, वलन पृथ्वी की पपड़ी में होने वाले विरूपण की एक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की पपड़ी में उभार आते हैं और पर्वतों का निर्माण होता है। वलन के दो प्रकार होते हैं। पहला है एकनत वलन। एकनत वलन में वलन भुजाएं एक ही दिशा में झुकी होती है। इसमें वलन अक्ष एक ही दिशा में होता है और वलन भुजाएं उसी दिशा में झुकी होती है। एकनत वलन के कुछ विशेषताएं हैं। वलन भुजाएं एक ही दिशा में झुकी होती है। वलन अक्ष एक ही दिशा में होता है। अक्षीय तल वलन अक्ष के दोनों ओर और दोनों ओर का क्षेत्र होता है। वलन की दिशा एक ही दिशा में होती है। उदाहरण है, हिमालय पर्वत में एकनत वलन का उदाहरण है जहां वलन भुजाएं एक ही दिशा में झुकी है। दूसरा है समनत वलन। समनत वलन में वलन भुजाएं दोनों दिशा में झुकी होती है। इसमें वलन अक्ष दोनों दिशाएं में होता है और वलन भुजाएं दोनों दिशाओं में झुकी होती है। समनत वलन के कुछ विशेषताएं हैं। वलन भुजाएं दोनों दिशाओं में झुकी होती हैं। वलन अक्ष दोनों दिशाओं में होता है। अक्षीय तल वलन अक्ष के दोनों ओर का क्षेत्र होता है। वलन की दिशा दोनों दिशाओं में होती है। उदाहरण है, आल्प्स पर्वत में समनत वलन का उदाहरण है जहां वलन भुजाएं दोनों दिशाओं में झुकी हुई होती है। इन दोनों प्रकार के वलनों के आधार पर वलन का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी के निर्माण और परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। यह जानकारी भूविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से एकनत वलन है। डी नंबर है, विभिन्न प्रकार के भ्रंशों के भिन्न संरचनात्मक तत्वों का विशिष्ट चित्रों के साथ वर्णन कीजिए। आंसर है, विभिन्न प्रकार के भ्रंशों के विभिन्न संरचनात्मक तत्व निम्नलिखित है। पहला है विभंग या भ्रंश तल। भ्रंश तल वह सतह है जहां पर भ्रंश होता है। यह सतह पृथ्वी की पपड़ी में दरारों को दर्शाती है। दूसरा है भ्रंश नति। भ्रंश नति भ्रंश तल की झुकाव को दर्शाती है। यह झुकाव पृथ्वी की पपड़ी में तनाव को दर्शाता है। तीसरा है उत्प्रेक्षित खंड। उत्प्रेक्षित खंड वह भाग है जो भ्रंश के ऊपर होता है। यह भाग भ्रंश के कारण नीचे धंस जाता है। चौथा है अधः सेपित खंड। अधः सेपित खंड वह भाग है जो भ्रंश के नीचे होता है। यह भाग भ्रंश के कारण ऊपर उठ जाता है। पांचवा है शीर्ष भित्ति। शीर्ष भित्ति भ्रंश के ऊपरी भाग को दर्शाती है। यह भाग भ्रंश के कारण उभरा होता है। छठवा है पाद भित्ति। पाद भित्ति भ्रंश के निचले भाग को दर्शाती है। यह भाग भ्रंश के कारण धंसा हुआ होता है। सातवां है उन्नमन। उन्नमन भ्रंश के कारण पृथ्वी की पपड़ी के ऊपर उठने को दर्शाता है। आठवां है भ्रंश कगार। भ्रंश कगार भ्रंश के कारण बने पहाड़ी क्षेत्र को दर्शाता है। यह क्षेत्र भ्रंश के कारण उभरा हुआ होता है। इन संरचनात्मक तत्वों के आधार पर भ्रंश का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी के निर्माण और परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। यह जानकारी भूविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन तत्वों के अध्ययन से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। पहला है पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा के बारे में। दूसरा है पृथ्वी की पपड़ी के बारे में। तीसरा है पर्वतों के निर्माण के बारे में और चौथा है पृथ्वी के इतिहास के बारे में। इसलिए भ्रंश का अध्ययन करना भूविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका चित्र कुछ इस तरह से बना के दिखाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ई नंबर है, किन्हीं दो प्रकार के भ्रंशों का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। आंसर है, भ्रंश पृथ्वी की पपड़ी में होने वाले दरारों को कहते हैं जो पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा के कारण होते हैं। भ्रंश दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट। सामान्य भ्रंश में पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ती हैं और एक भाग दूसरे भाग के नीचे धंस जाता है। इसमें पृथ्वी की पपड़ी में तनाव होता है और दरारें पड़ती हैं। सामान्य भ्रंश की कुछ विशेषताएं हैं। पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ती हैं, एक भाग दूसरे भाग के नीचे धंस जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में तनाव होता है। दरारें पड़ने से पृथ्वी की पपड़ी में उभार आते हैं। उदाहरण है, रिफ्ट वैली में सामान्य भ्रंश का उदाहरण है जहां पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ी हैं। दूसरा है विपरीत या उत्क्रम भ्रंश। विपरीत या उत्क्रम भ्रंश में पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ती हैं और एक भाग दूसरे भाग के ऊपर उठ जाता है। इसमें पृथ्वी की पपड़ी में संपीड़न होता है और दरारें बढ़ती हैं।
विपरीत या उत्क्रम भ्रंश के कुछ विशेषताएं हैं। पहला है पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ती हैं। दूसरा है एक भाग दूसरे भाग के ऊपर उठ जाता है। तीसरा है पृथ्वी की पपड़ी में संपीड़न होता है। चौथा है दरारें पड़ने से पृथ्वी की पपड़ी में उभार आते हैं। उदाहरण है हिमालय पर्वत में विपरीत या उत्क्रम भ्रंश का उदाहरण है, जहां पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ी हैं। इन दोनों प्रकार के भ्रंशों के आधार पर भ्रंश का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी के निर्माण और परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। यह जानकारी भूविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इस तरह से चित्र बनाकर प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगला है F नंबर, भ्रंशन से उत्पन्न होने वाले स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। आंसर है भ्रंशन से उत्पन्न होने वाले स्थल रूपों का वर्णन कुछ इस तरह से है। भ्रंशन पृथ्वी की पपड़ी में होने वाले दरारों को कहते हैं, जो पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा के कारण होते हैं। भ्रंशन से उत्पन्न होने वाले स्थल रूप निम्नलिखित है। पहला है भ्रंशोत्स पर्वत या हॉर्स। भ्रंशोत्स पर्वत या हॉर्स वह पर्वत होता है जो भ्रंशन के कारण उठ जाता है। यह पर्वत पृथ्वी की पपड़ी में दरारों के कारण बनता है। भ्रंशोत्स पर्वत के कुछ विशेषताएं हैं। यह पर्वत भ्रंशन के कारण उठ जाता है। यह पर्वत पृथ्वी की पपड़ी में दरारों के कारण बनता है। इसकी ऊंचाई अधिक होती है। इसकी ढलान तीव्र होती है। उदाहरण हिमालय पर्वत में भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है, जहां पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ती हैं। दूसरा है भ्रंश घाटी द्रोणिका या ग्राबिन। भ्रंश घाटी द्रोणिका या ग्राबिन वह घाटी होती है जो भ्रंशन के कारण धंस जाती है। यह घाटी पृथ्वी के पपड़ी में दरारों के कारण बनती है। भ्रंश घाटी द्रोणिका के कुछ विशेषताएं हैं। पहला है यह घाटी भ्रंशन के कारण धंस जाती है। दूसरा है यह घाटी पृथ्वी की पपड़ी में दरारों के कारण बनती है। तीसरा है इसकी ऊंचाई कम होती है। चौथा है इसकी ढलान मंद होती है। उदाहरण के लिए है रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी द्रोणिका का उदाहरण है, जहाँ पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ी हैं। तीसरा है बहिष्कार बल या फॉल्ट ब्लॉक। बहिष्कार बल या फॉल्ट ब्लॉक वह क्षेत्र होता है जो भ्रंशन के कारण अलग हो जाता है। यह क्षेत्र पृथ्वी की पपड़ी में दरारों के कारण बनता है। बहिष्कार बल के कुछ विशेषताएं हैं। यह क्षेत्र भ्रंशन के कारण अलग हो जाता है। यह क्षेत्र पृथ्वी की पपड़ी में दरारों के कारण बनता है। इसकी ऊंचाई और ढलान में परिवर्तन होता है। इसकी सीमाएं स्पष्ट होती है। उदाहरण है हिमालय पर्वत में बहिष्कार बल का उदाहरण है, जहां पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ी हैं। इन स्थल रूपों के आधार पर भ्रंशन का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी के निर्माण और परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। यह जानकारी भूविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है जी नंबर क्वेश्चन, स्तरीय चट्टान पर भ्रंश कैसे विकसित होते हैं? सामान्य भ्रंश और उत्क्रम भ्रंश का चित्र सहित वर्णन कीजिए। आंसर है स्तरीय चट्टान पर भ्रंश विकसित होने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला है पृथ्वी की पपड़ी में तनाव और संपीड़न के कारण दरारें पड़ती हैं। दूसरा है दरार पड़ने से चट्टानों के स्तरों में विभाजन होता है। तीसरा है विभाजन के कारण चट्टानों के स्तरों में स्थानांतरण होता है। चौथा है स्थानांतरण के कारण भ्रंश विकसित होते हैं। सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ती हैं और एक भाग दूसरे भाग के नीचे धंस जाता है। इसमें पृथ्वी की पपड़ी में तनाव होता है और दरारें पड़ती हैं। सामान्य भ्रंश के कुछ विशेषताएं, पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ती हैं। दूसरा है एक भाग दूसरे भाग के नीचे धंस जाता है। तीसरा है पृथ्वी की पपड़ी में तनाव होता है। चौथा है दरारें पड़ने से पृथ्वी की पपड़ी में उभार आते हैं। उदाहरण है रिफ्ट वैली में सामान्य भ्रंश का उदाहरण है, जहाँ पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ी हुई हैं। उत्क्रम भ्रंश। उत्क्रम भ्रंश में पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ती हैं और एक भाग दूसरे भाग के ऊपर उठ जाता है। इसमें पृथ्वी की पपड़ी में संपीड़न होता है और दरारें पड़ती हैं। उत्क्रम भ्रंश के कुछ विशेषताएं हैं। पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ती हैं, एक भाग दूसरे भाग के ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में संपीड़न होता है। दरारें पड़ने से पृथ्वी की पपड़ी में उभार आते हैं। उदाहरण है हिमालय पर्वत में उत्क्रम भ्रंश का उदाहरण है, जहाँ पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ी हुई हैं। इन दोनों प्रकार के भ्रंशों के आधार पर भ्रंश का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी के निर्माण और परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। यह जानकारी भूविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। तो चित्र इस प्रकार से है, आप लोगों को बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। H नंबर क्वेश्चन है, सामान्य भ्रंश और उत्क्रम भ्रंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है सामान्य भ्रंश और उत्क्रम भ्रंश दो प्रकार के भ्रंश हैं जो पृथ्वी की पपड़ी में होने वाले दरारों के कारण बनते हैं।
इन दोनों प्रकार के भ्रंशों में कई अंतर होते हैं। सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट। पहला है पृथ्वी की पपड़ी में तनाव होता है। दूसरा है एक भाग दूसरे भाग के नीचे धंस जाता है। तीसरा है दरारें पड़ने से पृथ्वी की पपड़ी में उभार आते हैं। चौथा है ऊंचाई कम होती है। पांचवा है ढलान मंद होती है। छठवां है उदाहरण दिया गया है रिफ्ट वैली में सामान्य भ्रंश का उदाहरण है। उत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट। पहला है पृथ्वी की पपड़ी में संपीड़न होता है। दूसरा है एक भाग दूसरे भाग के ऊपर उठ जाता है। तीसरा है दरारें पड़ने से पृथ्वी की पपड़ी में उभार आते हैं। चौथा है ऊंचाई अधिक होती है। पांचवा है ढलान तीव्र होती है। छठवां है उदाहरण दिया गया है हिमालय पर्वत में उत्क्रम भ्रंश का उदाहरण है। इन दोनों प्रकार के भ्रंशों में मुख्य अंतर यह है कि सामान्य भ्रंश में पृथ्वी की पपड़ी में तनाव होता है, जबकि उत्क्रम भ्रंश में संपीड़न होता है। इसके अलावा सामान्य भ्रंश में एक भाग दूसरे भाग के नीचे धंस जाता है, जबकि उत्क्रम भ्रंश में एक भाग दूसरे भाग के ऊपर उठ जाता है। इन अंतरों के आधार पर हम सामान्य भ्रंश और उत्क्रम भ्रंश के बीच में अंतर को समझ सकते हैं। यह जानकारी भूविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई नंबर क्वेश्चन है, पंखा वलन और संपनिति दोनों एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है पंखा वलन और संपनिति दोनों भूगर्भिक प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी की पपड़ी के निर्माण और परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के पूरक हैं और पृथ्वी की पपड़ी के निर्माण में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। पंखावलन वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के भीतर से मैग्मा और लावा बाहर निकलते हैं और पृथ्वी की पपड़ी पर जमा होते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी की पपड़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और नए भूपर्पट का निर्माण करती है। संपन्नति वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की पपड़ी का अपरदन होता है और पुराने भूपर्पट का विनाश होता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी की पपड़ी के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पृथ्वी की पपड़ी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। पंखावलन और संपन्नति का परस्पर संबंध। पंखावलन और संपन्नति दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि पहला है पंखावलन नए भूपर्पट का निर्माण करता है, जबकि संपन्नति पुराने भूपर्पट का विनाश करती है। दूसरा है पंखावलन पृथ्वी की पपड़ी को मोटा बनाता है, जबकि संपन्नति पृथ्वी की पपड़ी को पतला बनाती है। तीसरा है पंखावलन पृथ्वी की पपड़ी में नए खनिजों का निर्माण करता है, जबकि संपन्नति पुराने खनिजों का विनाश करती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच का संतुलन पृथ्वी की पपड़ी के निर्माण और परिवर्तन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संतुलन पृथ्वी की पपड़ी के स्थिरता और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। तो बच्चों, ज्योग्राफी का यूनिट 2A का पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आप लोगों को कोई बात कहनी है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।